बच्चों राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आज आपके लिए हम सेट नंबर 4 2025 एमसीक्यू प्रश्न लेके आए हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या है? किसी बहुपद fx के लिए y बराबर fx का ग्राफ दिया है। ग्राफ में fx के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। ये हमारा ग्राफ है, इधर बना लेते हैं। यह है x x डैश और y y डैश, और ये बिंदु है हमारा O। ये ग्राफ हमारा है। इसमें शून्यकों की संख्या बतानी है। इसमें शून्यकों की संख्या क्या है? शून्यकों की संख्या बहुत ही सरल आसान प्रश्न होता है। हम देखेंगे ये हमारा जो ग्राफ बना है, इसमें वक्र रेखा जो हमारी ये है, ये हमारे एक्स अक्ष को कितने पॉइंटों पर काट रही है। तो एक पॉइंट आपका ये है, और एक पॉइंट ये है, और एक पॉइंट ये है। एक्स अक्ष को देखना है, वाई अक्ष पे नहीं जाना है। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट, 3 पॉइंटों पे काट रही है, 3 जगह। तो हमारा शून्यक हो गया 3। बस यही आंसर है, बहुत ही सरल आंसर है इसका। अगर ये प्रश्न आता है तो हम इस प्रकार से हल करेंगे इसको। 156 के अभाज्य गुणनखंड होगा कहता है। तो 2 नंबर प्रश्न आपका है 156 के अभाज्य गुणनखंड। तो ये भी बहुत आसान है। 156 के इधर अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा। 156 के अभाज्य गुणनखंड 2 से पहले करिएगा, जब तक 2 से कटे काटिए। देखिए 2 सती 14, 1 बचा 16 हो गया, 2 अठी 16, फिर काटो, 2 तिया 6 बचा 1, इसमें 18, 2 नवा 18, 3 से काट दीजिएगा। 3 तिया 9, 3 एक कम 3, सॉरी 3 एक कम 3, 3 तिया 9, फिर इसको 13 से काट दीजिएगा। ये हमारे होगा इसके गुणनखंड। कौन कौन आए? 2 गुणे 2 दिख लिया, 2 की स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको। 2 2 बार है, इसलिए 2 का स्क्वायर गुणे 3 और गुणे 13। ये हमारा हो गया इसका गुणनखंड। कौन सा पार्ट मिल रहा है? 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13। ये हमारा ए पार्ट सही है। बहुत आसान प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3, 175 और 91 का एचसीएफ ज्ञात करना है। 175 व 91 का एचसीएफ ज्ञात करना है। ये भी प्रश्न बहुत ही बढ़िया है, सरल है। तो हम जो संख्या छोटी होती है उससे भाग करते हैं। तो 91 से भाग कर लो 175 को, है ना। छोटी का छाम पढ़ाया जाता है ये एचसीएफ निकालना। तो 91 का पहाड़ा लगाइए इसमें। तो दूना लगाएंगे ज्यादा हो जाएगा, एक बार लगाओ। 91 कम 91 लगा दो। 5 में से 1 गया 4, और 17 में से 9 गया 8। अब 84 से हम भाग करेंगे उसी 91 को जिससे पहले भाग दिया था। तो फिर एक कम लगेगा इसमें, 84 एक कम 84। फिर दहाई ले आओ, 11 में से 4 गए 7, यहाँ बचे 8 में से 8 गया कुछ नहीं। फिर 7 से भाग कर दो 84 को। अब कितनी बार लगेगा? 7 एक कम 7, एक बचा, 4 उतार लो 14 हो गया। फिर लगा दो 7 दूनी 14। ये पूरा पूरा हो गया। तो लास्ट में हमने जिससे भाग दिया था वही इसका एचसीएफ है। तो ये एचसीएफ कितना आया इसमें? 7। ये रहा आपका आंसर, है ना। आशा है कि समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर आता है 4 आपका। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या होगी। तो जैसे √3 को √5, √3 बटे √5, ये तो अपरिमेय भाग दिया जा रहा है। और √2 गुणे √7, ये भी अपरिमेय है। √5 प्लस √7 एक ब्रैकेट में, दूसरे में √5 माइनस √7। तो इसमें a प्लस बी a माइनस बी बन रहा है। इसमें अगर हम इसको खोलेंगे, √5 का वर्ग माइनस √7 का वर्ग, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 7, यानी यही जो है। तो 5 का वर्ग 25 और माइनस 7 का वर्ग 49। तो ये आ जाएगा हमारा 25 माइनस 49, जो बचेगा हमारा माइनस का 24। यही हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी, है ना। तो हमारा सी पार्ट सही है। परिमेय संख्या इन हम चारों पार्टों में कौन सी है?
परिमेय संख्या बराबर, इसमें परिमेय संख्या हमारी है √5 प्लस √7, दूसरे ब्रैकेट में √5 माइनस √7, ये हमारी परिमेय संख्या है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5 नंबर, है ना। 5 नंबर भी प्रश्न आपका जो है अच्छा प्रश्न है, ये भी 1 नंबर में पूछा जाता है, पीछे सटम पूछा भी गया है ना। बार बार समझेंगे तो काफी समझ में आएगा, है ना। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें दिया हुआ है रैखिक समीकरण एक दिया है 2x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस वाई बराबर 5। दूसरा दिया है 3x प्लस 2y बराबर 8, 3x प्लस 2y बराबर 8, ये दिया है। कह रहा के युग्म का हल होगा, अद्वितीय होगा, 2 होगा, अपरिमित रूप से अनेक होंगे, या इनमें से कोई नहीं, डी पार्ट कह रहा। तो हम कैसे चेक करेंगे, पहले हम इनका a1/a2 निकाल लेंगे, a1/a2 क्या आ जाएगा, a1/a2, ये b1 है गुणांक इसका, इसका b2, तो a1/a2 यानी 2/3, कामा दूसरा निकाल लो b1/b2, वो क्या आ जाएगा जरा देखो, y का गुणांक कुछ नहीं दिया तो 1 माना जाएगा, और इधर दूसरे y का गुणांक ये हो गया आपका b2, तो दोनों बराबर नहीं है, तो शर्त आपकी कौन सी बनी कि जो a1/a2 का मान आया और b1/b2 मान आया दोनों बराबर नहीं है, तो लिखा जाएगा a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। इसका मतलब है कि हल अद्वितीय होगा, हल कैसा होगा, अद्वितीय होगा, हल अद्वितीय है ना। अद्वितीय का मतलब होता है दूसरा नहीं, केवल एक हल, ये भी कह सकता है इसकी जगह पर, है ना। केवल एक हल, केवल 2 हल, अपरिमित रूप से अनेक, इनमें से कोई नहीं। तो जब अद्वितीय ना मिले तो वहां पे यह ध्यान रखना है तुमको, केवल एक हल लिखा होगा। अद्वितीय मतलब यही होता है कि दूसरा नहीं, केवल एक हल। अगला 6 नंबर प्रश्न आपका है, श्रेणी दी है, 25वां पद ज्ञात करना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है आपका, बहुत ही सरल, 6, 10, 14, 6, 10, 14 डॉट 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 डॉट, और इसमें हमको निकालना है 25वां पद, मतलब A25 निकालना है, बराबर क्वेश्चन मार्क, फार्मूला डाल दीजिए an वाला, तो A25 निकालना है, लिख दीजिए, इसलिए A25 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस an वाला फॉर्म डालो, an 25 है इसमें, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया आपका प्रश्न। इसी में डाल दो, a का मान कितना है 6, प्लस 25 में से घटाओ 24, और गुणे डी का मान डाल दो, डी कितना है 10 में से 6 घटा लो, क्या आ जाएगा, इधर निकाल सकते हो, डी बराबर 10 माइनस 6, पहला पद दूसरे पद से पहला घटा दो, डी निकल जाएगा सारवा अंतर, तो कितना आ जाएगा, 10 में से 6 घटाओ 4 बच्चे, अब यहाँ 4 लिख दो, तो ये हमारा हो गया 6 और 24 चक्कू 96, और 96 में 6 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 102, है ना, 96 6 102 हो जाएगा, तो ये आपका जो है 25वां पद हो गया 102, है ना। ये आपका बी पार्ट सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है, ये आ गया 7 नंबर, इसमें दिया हुआ है द्विघात समीकरण दिया है, x² प्लस 2x माइनस पी, x² प्लस 2x माइनस पी, 2x माइनस पी बराबर 0, कामा, और दिया एक मूल -2 हो तो p का मान ज्ञात करो। अब एक मूल माइनस दिया है तो समझो x का मान 1 दिया है, x बराबर -2, तो p का मान ज्ञात करो, p बराबर क्वेश्चन मार्क। ये सवाल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर टिक मार लीजिएगा, को पूछा जाता है। अब एक मूल दिया है -2, तो ये -2 x की जगह पर रख दो, यहाँ पे लिख दो -2 का वर्ग प्लस 2 गुणे फिर x का मान डाल दो -2, माइनस p बराबर 0, ये हो गया।
-2 का जब वर्ग करोगे तो प्लस का 4 आएगा। अच्छा, 2 की गुणा -2 से करोगे तो माइनस का 4 आएगा, माइनस पी बराबर 0। अब 4 में से 4 घटाओ, 0 बचा, और माइनस पी बराबर 0। अब 0 में से पी घटाओ तो माइनस का पी बचेगा बराबर 0, और पी का मान निकालोगे, -0 कभी लिखा नहीं जाता तो सीधे पी बराबर 0 ही लिखा जाएगा। यही है आपका आंसर, यानी पी का मान जो है 0 आएगा, है ना। ये कौन सा पार्ट आपका इसमें सही है? ए पार्ट सही है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 8 नंबर, जो अब आपकी स्क्रीन पे आने वाला है ना। क्वेश्चन नंबर 8 ये आ गया आपकी स्क्रीन पर। इसमें कह रहा है 2 बिंदुओं ये दिए हैं, 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो चलो निकाल लो भाई, 2 बिंदु नोट कर लो पहले, 2,3 4,1। एक है 2,3 और दूसरा है 4,1। ये हमारे 2 बिंदु हो गए, 2,3 4,1, और इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इनको हम x1 y1 मान ले, x1 y1 और इसको x2 y2। अब हम 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को d कहा जाता है। d बराबर फार्मूला होता है, पीछे बता चुके हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। x1 आपका 2 है, माइनस x2 आपका 4 है, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा देखिएगा जरा, तो 2 में से 4 घटाओगे, -2 बचेगा अंदर, उसका वर्ग जब करोगे तो प्लस का 4, प्लस 3 में से 1 घटाओ, बचा 2, 2 का वर्ग 4, तो ये आ जाएगा √8। और इसको हम तोड़ सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 4 गुणे 2, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, ये बाहर निकल जाएगा। 2 का वर्गमूल कुछ होता नहीं तो ये अंडर रूट में ही रहेगा। आगे लिख सकते हो मात्रक, या इकाई भी लिख सकते हो, है ना। तो ये प्रश्न जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट, एक प्रश्न जरूर आता है, 2 बिंदुओं की बीच की दूरी ज्ञात करने, बी पार्ट सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 है तो आपका, इसमें कह रहा है त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण थीटा हो। तो समझो केवल आर त्रिज्या बता रहा, कोण थीटा बता रहा, तो वही फार्मूला आपको लिखना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर सीधे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ये देखिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा विकल्प, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर नहीं मिल रहा है ना। 2 पाई आर स्क्वायर आ रहा है, एक में पाई आर स्क्वायर बटे एक थीटा बटे 180 आ रहा है, तो वो हो नहीं सकता है। बी पार्ट आपका वो तो कतई गलत है। बाकी जो पहला पार्ट दिया थीटा बटे 180 इंटू 2 पाई आर, ये भी गलत है। अगला जो सी पार्ट है इसका, जो थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, ये चाप निकालने का, त्रिज्यखंड की चाप की माप ज्ञात करने का फार्मूला दिया, ये तो कतई गलत है। तो बी पार्ट और डी पार्ट आपका सही है, तो इसमें आपका डी पार्ट सही है, क्योंकि हम अभी हमारा आ रहा थीटा बटे 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, वहां पे पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर, तो हम क्या करें, इसको 2 से और गुना कर दें, तो ये हो जाएगा थीटा बटे 360 इंटू इसको 2 से गुणा कर दो ऊपर, और इसको भी 2 से गुणा कर दो, और फिर उसके बाद पाई आर स्क्वायर लिख लो जो लिखा है, 2 से दोनों को ऊपर नीचे गुणा कर दो, है ना। ये हो जाएगा आपका। अब देखिएगा इसको बनाइए, तो अब ये थीटा बटे 360 दूना 720 हो जाएगा, 360 थीटा बटे 360 दूना 720 हो गया, और इंटू, और 2 की गुणा जब पाई आर से करोगे तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ये आपका आंसर मिल रहा है, डी पार्ट सही है आपका, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी टिक कर लेना। ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर कहता है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, त्रिज्या दी है 3 सेंटीमीटर, और एक वृत्त बना लो। ठीक, ये हो गया इसका केंद्र, करेक्ट।
3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई होगी, मतलब लंबाई ज्ञात करनी। केंद्र से कितनी दूर है? 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु है ए मान लो, और इस पर एक स्पर्श रेखा खींच दो, उस बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींच दो, और ये मान लो स्पर्श बिंदु बी है। तो हमको क्या निकालना है? त्रिज्या मिला दीजिएगा। हमको निकालना है स्पर्श रेखा की लंबाई ए बी। त्रिज्या तो हमारी 3 दी है, ये तो 3 हो ही गई, और त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक दूसरे पर क्या होती है? लंब होती हैं। यहाँ 90 अंश कोण बनेगा, और जब 90 अंश का कोण बनेगा तो इसके सामने एक भुजा कर्ण कहलाएगी। तो यानी समकोण त्रिभुज है, तो एक भुजा निकाल लो ए बी बराबर अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग लगा दो, चाहे लंब का वर्ग कह लो उसको, 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग। बहुत ही आसान, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा भी बहुत ज्यादा जाता है। क्या आ जाएगा? 5 का वर्ग 25 और माइनस 3 का वर्ग 9। 25 में से 9 घटा दो, क्या बचेगा? अंडर रूट 16। 16 का वर्गमूल 4। तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर ए बी आपकी आ गई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, है ना? चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें चित्र बने हैं, कोण पी का मान ज्ञात करना है। एक चित्र बना है, दो चित्र बने हैं, ये हो गया ए बी सी और आर पी क्यू। ए बी सी और आर पी क्यू, आर पी क्यू ये हो गया। अब इसमें कोण 80 दिया है, ये एक 60 अंश का दिया, और ये 3.8 और ये 3√3 और ये 6 भुजा दी है, और इधर दिया है 6√3 और ये 12 है और ये 7. तो हम देखते हैं कि इसमें कौन सा कोण निकालना है, पी का मान ज्ञात करना है। कोण पी बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इसमें हम ये देखेंगे भुजाएं कौन सी समानुपाती हैं। ऐसे तो हम निकाल सकते हैं, है ना? कोण सी इसका निकाल लें। पहले देखें दोनों त्रिभुज हैं समरूप, क्योंकि इनकी जो भुजाएं समानुपाती होंगी उन्हीं के समकोण समान होते हैं। तो सबसे पहले ये देखो ए बी, और ये देखो 3.1 से इसको काटिएगा, ए बी ऐसी भुजाएं सेट करेंगे कि समानुपाती आ जाए। तो ए बी बटे आर पी, ए बी बटे आर पी, तो 3.6, 3.8 और बटे 7.6, इनका दशमलव हटा दीजिएगा, तो 38 एकम और 38 दूना 76, 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही दूसरी भुजा निकाल लो, बी सी बटे पी क्यू, बी सी बटे पी क्यू, ये क्या आएगा? 6/12, 6 एकम 6 दूनी 12, ये भी आ गया 1/2। अब निकालो ए सी बटे आर क्यू, ए सी बटे आर क्यू, ये क्या हो जाएगा? ए सी आपकी है, आर क्यू तो हो गया, कौन सी डाली गई थी? आर क्यू, आर पी नहीं आर क्यू है यहाँ पे, ए बी बटे आर क्यू, सॉरी ये हो गया। अब हो गया ए सी बटे आर पी, ए सी बटे आर पी हो जाएगा, ए सी बटे आर पी तो हो जाएगा 3√2, 3 और बटे 6√3, √3 कैंसिल कर दीजिएगा, 3 एकम 3 दूना 6, तो ये भी आ गया 1/2। अब इसमें सारी भुजाएं समानुपाती है ना, चूंकि ए बी बटे आर क्यू बराबर बी सी बटे पी क्यू,
बराबर AC बटे RP बराबर 1/2, है ना। तीनों समानुपाती, इसका मतलब दोनों त्रिभुज समरूप है। अब हमारी जो कोण C जो P निकालना है, उसके सामने की भुजा और दूसरी भुजा कौन सी थी, 7.6 ये वाली थी हमारी, और उसके सामने ये थी। ये दोनों जो है भुजाएं क्या है, समानुपाती हैं। इसके सामने 7.6 ये वाला और ये 3.8, ये दोनों में आ रहा ना, ये दोनों भुजाएं समानुपाती हैं। तो इसलिए हमको ये लेना है, इनके सामने कोण ले लेना है। तो इसके सामने का जो है, देखो इसके सामने C कोण आ रहा है और इसके सामने P कोण आ रहा है। ऐसे भी आसान तरीके से निकालते हो, हालांकि यहाँ पे समझाया गया है केवल, बाकी तरीका एक आसान और है। अब इस त्रिभुज से कोण C का मान निकाल लो, दोनों सेम होंगे। कोण P जो है कोण C के बराबर होगा, कोण P बराबर होगा कोण C के। चलो C कोण निकाल लो इधर। तो कोण C कैसे निकलेगा इधर वाले त्रिभुज से, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। इसमें से 80 और 60 दो जोड़ करके घटा दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 180 और 80 60 क्या हो जाएगा 140। तो क्या बचा यहाँ 40 अंश बचा, ये C कोण आ गया। तो हमारा P भी इसी के बराबर होगा, P हमारा कितना होगा 40 अंश होगा, है ना। बाकी यहाँ पे हम इतना समझा दिए हैं कि जो भुजाएं समानुपाती होती हैं उन्हीं के सम्मुख कोण समान होते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे परीक्षा में तुम निकाल सकते हो जल्दी में, है ना, क्योंकि ये त्रिभुज के दो कोण पता है, तीसरा निकाल लिया, C कोण निकाल लो और उससे बराबर हो जाएगा अगला, है ना। ये भुजाएं समानुपाती जो आई हैं, जैसे इसके सामने 7.6 और इसके सामने 3.8, यही दोनों समानुपाती हैं ये वाली, है ना। तो इसलिए इन्हीं के सम्मुख कोण समान होंगे। तो आर, ये जो आपका AB के सामने का C कोण और RQ के सामने का P कोण, ये दोनों बराबर होंगे। तो C कोण पता कर लीजिएगा इधर वाले त्रिभुज से, साइड से निकाल लो, ठीक, और उसको P के बराबर कर दो। ये प्रश्न आपका हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, माध्यिका वर्ग बताना है। ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है, माध्यिका वर्ग और बहुलक वर्ग, है ना। चलो भाई आओ माध्यिका वर्ग पे। प्रश्न नंबर है 12, सारणी बना लेते हैं। वर्ग अंतराल और बारंबारता, वर्ग अंतराल एक कॉलम में और दूसरे में बारंबारता F, बारंबारता को F से लिखा जाता है। इसमें बारंबारता आपकी हो जाएगी। अगले कॉलम में हम लोग CF निकालते हैं, जब माध्यक वर्ग निकालते हैं तो उसके लिए CF निकालना पड़ता है, ये ध्यान रखना है सबको। ये प्रश्न आपका व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। और इसका वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 का अंतर चल रहा है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, है ना। या बारंबारता नोट कर लेते हैं इसकी, 7, 12, 18, 15, 7, 12, 18 और 15, फिर है 10, 3, ये हो गया। चलो CF निकाल लो। तो पहली बारंबारता तो वैसे उतार ली जाती है 7, फिर 7 में 12 जोड़ दो 19, 19 में 18 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 37, 37 में 15 जोड़ दो तो हो जाएगा आपका 52, 52 में 10 जोड़ दो ये हो जाएगा 62, 62 में 3 जोड़ दो तो बन गया आपका 65। अब हम बारंबारता को जोड़ लेते हैं, इसको किस अक्षर से लिखा जाता है, कैपिटल N से। जब समांतर माध्य निकालते हैं तब हम बारंबारता के योग को सिग्मा F से लिखते हैं, और जब माध्यिका में और संचयी बारंबारता वो निकालते हैं
माध्यक वर्ग, माध्यिका वर्ग, तब हम यन से इसके योग को लिखते हैं। अब इसको जोड़िएगा, 7 2 9, 9 8 17, 17 5 22, 22 3 25, हासिल आए 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6। अब हम क्या मिलान करेंगे, देखेंगे हमारा बारंबारता का योग और लास्ट संचयी बारंबारता सेम है, सेम है। इसका मतलब हमारा बारंबारता का योग और संचयी बारंबारता दोनों सही है ना, ये जरूर मिलान कर लेंगे। हाँ, नहीं तो फिर लास्ट में चलेगा वो संचयी बारंबारता ही गलत बनी है, इसको मिलान कर लीजिएगा, लास्ट में वही आना चाहिए सेम, समझो ये आपकी सारणी सही बन गई है। अब आगे अपना काम करो, अब m निकाल लो पहले। यम बराबर हमने फार्मूला बताया n बटे 2वां पद, n का मान डाल दो 65, 2 से इसको कैंसिल कर दो, 2 3 6 और 2 दूना 4, बच्चा 1 दशमलव लगा लो, 0 बढ़ जाएगा 10 हो गए, 2 पंचे 10, तो आंसर क्या आया आपका 32.5वां पद। अब ये देखिएगा, यानी ये 32.5वां, पॉइंट 5 छोड़ दो, 32 का पहाड़ा किसमें लगेगा, वनाई सम तो लगेगा नहीं, तो किसमें लगेगा 32 का पहाड़ा, ये 37 में सबसे पहले लगेगा, हालांकि लगेगा इनमें भी, लेकिन सबसे पहले किस संचयी बारंबारता में लगेगा, उसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल होता है ये आपका कहलाता है माध्यक वर्ग या माध्यिका वर्ग, है ना। हमको क्या बताना था, माध्यिका वर्ग, इसी को माध्यक वर्ग भी कहते हैं, लिख दो। इसलिए माध्यिका वर्ग बराबर, माध्यिका वर्ग बराबर कितना हो गया, 20 से 30, 20 से 30 हो गया हमारा, ठीक। ये रहा आपका आंसर, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 13 नंबर। अब आपके अच्छे अच्छे प्रश्न आना शुरू हो रहे हैं सब, है ना। और हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताते रहिएगा, है ना, ताकि पढ़ाने में थोड़ा और इंटरेस्ट आए। ये दिया है यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान होगा, थीटा का मान ज्ञात करना है, थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। चलो कोई बात नहीं, वैसे तो लगा सकते हैं साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी दोनों मान समान हो, कौन सा होता है ऐसा कोण, है ना, ये साइन का भी वही मान होता हो, काश का भी वही मान होता है, तो 45 अंश में साइन 45 का मान 1/√2, काश 45 का मान 1/√2, तो ऐसे आप बिना लगाए इसको लगा सकते हैं, है ना। फिलहाल अगर मान भूल जाए तो अगर 2 नंबर में आ जाता है लगाने को, तो आप कैसे लगाओगे, ऐसे डायरेक्ट थोड़े लिखोगे, तो ये क्या करोगे, साइन थीटा और ये कॉस थीटा बटा में आओ, जब इसके नीचे बटा में आ जाएगा तो उधर बचेगा कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब जीरो थोड़े लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1। अब ये साइन थीटा बटे जब कॉस थीटा हो जाएगा तब क्या बन जाएगा, टेन थीटा और बराबर 1। अच्छा, टेन थीटा बराबर, ये टेन कितने का मान 1 होता है, टेन 45 का मान, है ना। अब कोणों की तुलना कर लेंगे तो थीटा बराबर किसके लिखा जाएगा, 45, थीटा बराबर 45। तो इस प्रकार से हम उसको लगा के दिखा सकते हैं। प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा भी जाता है। अगला प्रश्न आपका काश थीटा अंश का मान होगा, काश 0 अंश का मान, थीटा बना दिया है, मिसप्रिंट है, कॉस 0 अंश का मान, इसका मान होता है 1, काश 0 अंश का मान 1 होता है, बस यही आंसर है इसका। सारे कोण सब लोग याद कर लेना, कोई ना कोई परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब इसके बाद दिया tan 2a बराबर 1, a का मान ज्ञात कीजिए, यदि, ये भी सवाल बढ़िया आ गया, देखो tan 2a बराबर 1, तो a बराबर क्वेश्चन मार्क, है ना, कोण हमको निकालना है, क्या करें, बहुत ही आसान, जैसे लगाओ सीधे जैसे यहाँ पे बनाया गया था, देखो tan 2a बराबर, ये एक जो है tan कितने का मान होता है बताए थे, tan 45 का मान, ये ऊपर भी बताया गया था। फिर कोण तुलना कर लो, इसका कोण है 2a,
और इसका 45, तो लिख दो 2a बराबर 45 अंश। अब a का मान निकालो, क्या आ जाएगा 45/2, है ना। अब सही बटा में आ रहा या अंश में दशमलव में आ रहा, सही बटा में आ रहा है ना। पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, तो सही बटा में लिख लो इसको। क्या हो जाएगा 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, बचा कितना 1 और बटे 2, और आगे लिख दो। ये आ गया आपका 22.5 अंश। ये आपका बी पार्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, ये देखिएगा लिखा sec a + tan a, एक ब्रैकेट में इसका मान बताना है। बहुत बढ़िया प्रश्न ये भी है। sec a + tan a, दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 1 - sin a। चलो सॉल्व करते हैं इसको जरा देखो। तो इनको पहले तो हम चेंज कर लेते हैं। देखो sec a को क्या लिखेंगे 1/cos a, प्लस tan a को क्या लिखेंगे sin a/cos a, और 1 - sin a जो लिखा है इसको लिखा रहने देंगे। साइन कास को हम नो चेंज रखते हैं, अधिकतर बहुत कम चेंज करते हैं, लगभग ना के बराबर, है ना। बाकी सेक को चेंज कर लेते हैं, टैन को चेंज कर लेते हैं, कॉसेक कॉट ये सारे चेंज कर लेते हैं। साइन कॉस मन में याद रखो नो चेंज, तो इनको ऐसे बाकी सब चेंज कर दिया करो। अब देखो इसमें एलसीएम लेके हर करो, तो इनका लासा क्या है, कॉस से हर समान है तो यही लासा बन जाएगा। और जब हर समान होते हैं तो ऊपर वाले अंशों को ऐसे उतार दिया जाता है, ऊपर वाले वैसे उतार दो 1 + sin a। अब इनको ब्रैकेट में कर लो, 2 पद हैं, और इनटू आगे वाला उतार लो, आगे वाला उतार लो 1 - sin a। अब आपका ये फार्मूला बन गया, देखो है ना, a 1 + sin a 1 - sin a, a + b a - b, a + b a - b, कौन सा फार्मूला a² - b² वाला। तो a² मतलब 1 का वर्ग, 1 का ही रहेगा, माइनस b² मतलब sin a का वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा sin²a, और बट्टे क्या रहेगा cos a, है ना। और देखो अच्छा 1 - sin² एक फार्मूला होता है, 1 - sin² बराबर cos²a, 1 - sin² बराबर cos²a, और बटे cos a उतार लो। अच्छा cos² को हम 2 बार लिख सकते हैं, cos a गुणे cos a, है ना, और बटे cos a लिख लें। ये cos cos कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचा केवल cos a। ये रहा आपका आंसर, है ना। ऐसा लगा आपको प्रश्न ये, है ना। तो सब लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 17 नंबर आ गया आपका। कहता है किसी बारंबारता बंटन के माध्य और माध्यिका क्रमशः दिए हैं। माध्य आपका दिया है 26.1, माध्य दिया है 26.1, और कामा और माध्यिका आपकी दी है, ये कितनी दी है, ये दी है 25.8, 25.8, ये आपकी माध्यिका होगी। बहुलक का मान होगा, अच्छा बहुलक का एक फार्मूला होता है याद करने का, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। ये फार्मूला हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं, याद नहीं रहता ये 3 किधर है 2 किधर है, ये गलती होती है। 3 किसके साथ में है 2 किसके साथ में है, ये समझो हम लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ये नहीं जान पाते हैं। तो एक सरल तरीका सीखो, बहुलक बराबर 3 माध्यिका मतलब आप पूर्ण शब्द अक्षर ले लो। जैसे ये देखो माँ आपका पूरा बना है,
या आपका पूरा है, का आपका पूरा है, तो इसमें पूर्ण अक्षर कितने हैं? 3। तो इसमें समझो त्रिमाध्य लगा दो, माध्यिका लगा दो, त्रिमाध्यक कह सकते हो, त्रिमाध्यिका कह सकते हो। अच्छा इसमें देखो ये आधा वाला छोड़ दो, ये एक यम पूरा है माँ, और ये आपका या पूरा है एक, तो एक अक्षर ये पूर्ण है, एक ये दो है, तो इसके साथ में दो अक्षर पूर्ण है तो दो लगा दो, तीन अक्षर पूर्ण है तीन लगा दो इसके आगे। ये फार्मूला आपको है ना याद रहेगा, भूलेंगे नहीं आप लोग। और यह फार्मूला परीक्षा में भी पूछा जाता है कि बहुलक माध्यिका माध्यिका संबंध होगा, बहुलक माध्यिका और माध्यिका संबंध होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, खूब पूछा जाता है। तो यही आपको उसमें ढूंढ लेना है कौन सा फार्मूला लिखा है कहाँ पे, ये है ना, तो ध्यान रखना है सबको। और फिर अगर ये ना मिले तो इसी से बनाना, इधर उधर पक्षांतर करके मिल जाएगा आपको आंसर। तो इसको आप टिक कर लीजिए, ये बहुत ही बढ़िया है ना। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बहुलक वर्ग बताना है। चलो सरणी बना लेते हैं इसकी, बहुत ही आसान। अब इसका बहुलक निकालना रह गया, इसे मान डाल दीजिएगा। 3 गुणे माध्यिका हमारी कितनी दी थी? 25.8। बड़ा ही सरल प्रश्न है। 2 गुणे, अब यहाँ माध्य डाल दीजिएगा 26.1, है ना। 3 से गुणा कर दो, 3 बट 24 के 4, हासिल आए 2, ठीक। और 3 पच्चे 15, 15 2 17, हासिल आया 1, और 3 दूना 6, 6 और 1 7, माइनस इधर देखो 2 1 कम 2, दशमलव लगा लो, 26 दूना 52, चाहे इसे लिख दो चाहे गुणा कर लो, 2 6 12, हासिल का 2 दूना 4 और 1 5, घटा दो, तो 4 में से 2 घटा दो 2, दशमलव लगा लो, 7 में से 2 घटा दो 5, और 7 में से 5 घटा दो 2, तो आपका आंसर आया 25.2। ये हो गया आपका बहुलक 25.2, आपका सी पार्ट सही है ना। अब अगला प्रश्न आता है 18 नंबर। अभी आपका 18 नंबर प्रश्न जो है जल्द ही आपके स्क्रीन पे आने वाला है। चलो इसमें बहुलक वर्ग ज्ञात करना है, इसकी हम सारणी बना लेते हैं। वर्ग अंतराल एक कॉलम में लिख लो, दूसरा कॉलम हो जाएगा हमारा बारंबारता का एफ, ठीक। चाहे ऐसे ही सारणी बना लो, इसी में लिख लो, कुछ ना करो, सीधे इसे पट ही रखो इसको। चलो इसमें बारंबारता हो जाएगी, बारंबारता है ना, सीधे डाल देते हैं 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, और 15 से 20, और अगला है 20 से 25। बारंबारता दी है इसकी 5 8 12 10, 5 8 12 10 7। तो यहाँ पे हमको बहुलक वर्ग ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे बड़ी बारंबारता कौन है, 12 है, तो इसके सामने का वर्ग अंतराल यही बहुलक वर्ग हो गया। बड़ा ही आसान प्रश्न होता है ये। उससे 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप। तो जो सबसे बड़ी बारंबारता 12 हमारी है, इसके सामने का जो वर्ग अंतराल है यही हो गया बहुलक वर्ग, 10 से 15, है ना। अब 19 नंबर प्रश्न दिया है, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है? आयताकार खेत का क्षेत्रफल क्या दिया है इसमें? 30 वर्ग मीटर।
फिर आगे कहता है यदि उसकी लंबाई चौड़ाई x से 1 मीटर अधिक हो, तो चौड़ाई x दी है, x मीटर है, और लंबाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई से 1 मीटर अधिक, तो x प्लस 1 हो जाएगी। अब क्षेत्रफल दिए है, LB हमारा 30 दिया है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यल हमारा अपना डाल दीजिएगा, कितना है यल हमारा, x प्लस 1 और गुणे b कितना है x, और बराबर 30, ब्रैकेट खोल दो, x और x की गुणा करो x स्क्वायर प्लस x की 1 से गुणा करो x से कम x, और ये पक्षांतर कर लो इधर, -30 बराबर उधर क्या बचा 0, है ना। ये बना जा करके समीकरण हमारा कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -30 बराबर 0, यानी सी पार्ट हमारा सही है। अब क्वेश्चन नंबर आता है 20, है ना। 20 नंबर जो प्रश्न है हमारा ये अब आने वाला है, ये लास्ट प्रश्न है इस सेट का। एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। अब अच्छा इसमें अंक तो आ सकते हैं, जैसे पासा हम लूडो में नहीं फेंकते हैं, फेंक देते हैं तो कभी 1 आता है, कभी 2 आ जाता है, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6, तो हमारे पास 6 घटनाएं घट सकती हैं, है ना, 6 अंक आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है, तो कुल घटनाएं हमारी कितनी घट सकती हैं, 6। अच्छा सम संख्या आने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो सम अंक कौन कौन आ सकते हैं, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, बस यही 3 अंक आ सकते हैं, तो हमारी ये नहीं क्या हो गई 3, है ना। और इसकी प्रायिकता पूछ रहा है, तो P बराबर यनई बटे NS, यानी 3/6, 3 एक कम 3 दूना 6, तो 1/2 आएगा। अब इसमें ये तो प्रायिकता आपकी हो गई 1/2, है ना, आपका सी पार्ट सही है। अगर आप विषम अंकों की प्रायिकता यहाँ पूछे तो विषम अंक भी वही आते हैं, 1 हमारा 3, 5, 3 तभी विषम अंक भी आएंगे, तो 3/6 हो जाएगा, फिर वही प्रायिकता आएगी। तो सम अंक की प्रायिकता पूछे तब भी 1/2, और पांचों की अगर विषम अंकों की प्रायिकता पूछे तब भी 1/2, है ना। तो ये वीडियो अब समाप्त हुआ, धन्यवाद। और अगर ये आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।